नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी कन्या योग्य वर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। केडीएन सिन्हा के यहाँ से लौटते हुए अखिलेश श्रीवास्तव का मन आज फिर कसैला हो उठा था। कसैला और तिक्त, कहीं अंदर तक दुखी और क्षुब्ध। हालांकि इस दुख और क्षोभ का सिलसिला अब उन्हें अंतहीन लगने लगा था। वैसे वे पूरी तरह क्रियाशील और प्रयासरत थे कि इससे निजात पा सके, लेकिन हर प्रयास के बाद निराशा। इसीलिए बीतते समय के साथ उनकी पीड़ा कम होने की बजाय और घनीभूत ही होती चली जा रही थी। आज फिर उन्हें वैसा ही जवाब मिला जैसा पिछले कई वर्षों से वे सुनते आ रहे थे। अन्य जगहों की बात होती तो उनके मन पर इतनी चोट नहीं पहुंचती, लेकिन केडीएन सिन्हा के यहाँ की बात थी, और वह भी प्रथम दौर की नहीं, आखिरी दौर की। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि केडीएन सिन्हा ऐसे भी हो सकते हैं, और मामला यहाँ तक पहुँचने के बाद हाथ वापस खींच सकते हैं। इस छोटे शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं केडीएन सिन्हा। यहाँ के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी सक्रिय भागीदारी से सभी अवगत हैं। उन्हें एक आदर्श व्यक्ति समझकर ही अखिलेश श्रीवास्तव उनके यहाँ पहुंचे थे। अन्यथा अपने अभियान में एक जैसी बातों और स्थितियों से ऊब थक कर अब वे हर सठे कहीं जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनकी नजर में केडीएन सिन्हा की बात तो और थी। उन्हें याद है केडीएन सिन्हा के यहाँ जब वे पहली बार पहुंचे थे तो उनके पहले से ही कुछ लोग वहां विराजमान थे। उनकी बातचीत से उन्हें स्पष्ट महसूस हो गया था कि वे भी उसी अभियान के आगंतुक हैं जिस अभियान के सिलसिले में वे पहुंचे हैं। उनके साथ अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि वे जहां कहीं भी पहुंचते कुछ अन्य लोगों को या तो पहले से ही वहां उपस्थित पाते या उनके पहुंचने के बाद लोग वहां आ धमकते। इस अवसर पर उन्हें लगता कि और लोग उनकी तरह ही अपने अभियान में परेशान और सक्रिय हैं, इसीलिए गंतव्य स्थानों पर संयोगवश उनका मिलना हो पाता है। लेकिन बाद में इस गोपनीय पक्ष का रहस्योद्घाटन भी उनके समक्ष हो गया था कि उनका मिलना संयोग मात्र नहीं, किसी की निर्धारित योजना होती थी, अपने इरादों और मंसूबों को कामयाब बनाने की योजना। उन्हें जहां जाना होता था वहां उनके अतिरिक्त उनकी तरह के अन्य इच्छुकों को भी उसी समय बुलाया गया रहता था, ताकि वे प्रतियोगिता में आगे बढ़ सके और जहां पहुंचे हैं वहां का भाव समझ सके। इस बाजारू और संवेदनहीन योजना से अवगत होने के बाद अखिलेश श्रीवास्तव की पीड़ा और बढ़ी ही थी। लेकिन केडीएन सिन्हा के यहाँ उन्हें ऐसी योजना प्रतीत नहीं हुई। संयोगवश भी तो लोग एक जगह जुट सकते हैं। उन लोगों से निपटने के बाद केडीएन सिन्हा अत्यंत आत्मीयता से उनसे मिले थे। सिर्फ औपचारिक अभिवादन और हाथ मिलाने के स्तर पर ही नहीं, अकवा राघवन के जीवंत अपनेपन के साथ। विभिन्न आयोजनों एवं सभा गोष्ठियों में पहले भी अखिलेश श्रीवास्तव से वे मिल चुके थे। अखिलेश श्रीवास्तव जैसे तेजस्वी शिक्षकों के वे प्रशंसक थे। अखिलेश श्रीवास्तव की विद्वता एवं विलक्षणता की चर्चा छात्रों से सुन चुके थे तथा विभिन्न मंचों पर उनके सारगर्भित वक्तव्यों से भी अवगत थे।
इससे पहले कि अखिलेश श्रीवास्तव अपने आगमन का उद्देश्य बताते, अगमजानी की तरह केडीएन सिन्हा मिलते ही पूछ उठे थे, बच्ची शादी लायक हो गई है क्या? एक क्षण के लिए तो अखिलेश श्रीवास्तव अचंभित रह गए कि केडीएन सिन्हा उनके आगमन का उद्देश्य जान कैसे गए। शायद प्रखर सामाजिक जीवन जीने के चलते उनकी दृष्टि इतनी पारखी हो गई हो, या शायद दूसरी जगहों से उन्हें सूचना मिल गई हो। कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, बेटी जब एमए कर गई तो समझिए शादी लायक हो ही गई। इस पर गर्मजोशी के साथ तपाक से बोल उठे केडीएन सिन्हा, बच्ची एमए कर गई? गुड, यहाँ आकर आपने अच्छा किया। जब से बेटे का चुनाव बैंक अधिकारी के पद पर हुआ है, लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। सुंदर लड़की और कई कई लाख दहेज देने का प्रस्ताव लेकर रोज पहुंचते हैं, लेकिन मुझे तो आप जैसे ईमानदार, कर्मठ और मेधावी शिक्षकों की प्रतीक्षा रहती है। ऊंचे घरों से अधिक संपत्ति लेकर आने वाली लड़कियां धन का घमंड, विलासी प्रवृत्ति और रोप गांठने वाली होती हैं। हम लोगों के मध्यम वर्गीय आदर्शों में वे फिट नहीं होती। शिक्षक की लड़की एक संस्कार और चरित्र लेकर आती है और दाम्पत्य जीवन के मूल्यों को बखूबी निभाना जानती है। केडीएन सिन्हा की बातें अखिलेश श्रीवास्तव के कानों में अमृत की बूंदों की तरह सूख कर लगी थी। उन्हें मन ही मन इस बात के लिए अफसोस भी हुआ था कि अब तक वे कहां इधर उधर भटकते और दुनिया जहान की खाक छानते रहे थे। उन्हें केडीएन सिन्हा जैसे आदर्श और उच्च विचारों वाले व्यक्ति के यहाँ ही प्रयास करना चाहिए था। उनके हताश, उदास और मुरझाए मन को व्यवहार कुशल केडीएन सिन्हा ने अपनी चतुर और असरदार बातों से सींचकर हरा कर दिया था। केडीएन सिन्हा के संकेत पर उन्होंने अपनी पुत्री सुरभि की तस्वीर, जन्म कुंडली, बायोडेटा, परिवार एवं खानदान का विवरण तथा शादी में किए जाने वाले खर्च का अनुमानित बजट सौंप दिया था। दरअसल अब वे कहीं भी जाते तो यह सारी सामग्री अपने पास रखते थे। ना चाहते हुए भी लड़के वालों के दबाव के तहत यह सारी सामग्री उन्हें तैयार करनी पड़ी थी। असल में वर खोज अभियान की शुरुआत जब उन्होंने की थी तो अपने युग का मूल्य उनके पास था। वे लड़के की कुंडली मांगते थे तथा उनके अभिभावक का आग्रह जानना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन्हें कुंडली देने को तैयार नहीं होता था और ना अपेक्षित आग्रह बताने को ही। उल्टे वे उन्हीं से लड़की की कुंडली, तस्वीर, उसका बायोडेटा, रंग, ऊंचाई, कद काठी, उसकी विशेष योग्यता, परिवार का स्तर और शादी में किए जाने वाले खर्च का बजट मांगते। यह सब सुन वे हैरत में पड़ जाते। उनके जमाने में तो ये सारे विवरण लड़के वाले ही देते थे और अपनी मांग स्पष्ट शब्दों में बता देते थे, लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। वे कहते, लड़के की कुंडली मिलाकर देखेंगे, जब कुंडली मेल खाएगी तभी ना आगे की बात की जाएगी, और बजट तो आपको बताना है कि कितने में आप शादी कर सकेंगे। लड़की वाले से बजट मांगने का आपका आशय मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई उनके इस तर्क पर कान नहीं देता। जहां जाते सबकी एक ही राय कि सारा विवरण जमा कर जाइए, हम विचार करेंगे। हमारा लड़का है, आपसे अधिक कुंडली की चिंता हमें है। जब कुंडली मेल नहीं खाएगी तो हम सारी सामग्री आपको वापस कर देंगे। हम अपने कुल पुरोहित या अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। अंततः सारी सामग्री तैयार कर वे साथ ले जाने लगे थे। इसमें स्वभाववश कभी कभार लड़के के अभिभावक से उनकी मांग के बारे में पूछ ही लेते थे, तो उसका सपाट उत्तर होता था,
हमारी कोई मांग नहीं। अनेक लड़की वालों ने अपना बजट एवं संपूर्ण विवरण सबमिट किया है। आप भी सबमिट कर दीजिए। उसी में से जिसे हम अनुकूल समझेंगे ग्रीन सिग्नल दे देंगे। यहाँ वे यह भी कह देते थे, सिर्फ कुंडली और तस्वीर पर विचार नहीं करेंगे। आपको भी बार बार बुलाकर कष्ट देना नहीं चाहते और हमारे पास भी इतना समय नहीं कि एक एक आइटम पर अलग से बातचीत करें। हालांकि अखिलेश श्रीवास्तव ने अनुभव किया था कि वे बार बार दौड़ाते थे और एक एक आइटम पर महीनों तहकीकात करते थे, लेकिन लड़की वालों से सारा विवरण मांगते हुए एकदम दूध के धुएं बन जाते थे। उनका मन गुस्से से तिलमिला उठता था, पर वे लड़की वाले थे, उनका पक्ष कमजोर था। अंततः अन्य अनेक लड़की वालों की तरह उन्हें भी क्यू में लग जाना पड़ता था। हालांकि ऐसा करते हुए लड़की वालों पर भी उन्हें कम गुस्सा नहीं आता था। अवमूल्यन के लिए सहायक बनकर लड़की वालों ने खुद अपना अहित किया है। बेटी की शादी के लिए चाहे वे लाख मजबूर हों, उन्हें इस तरह का गलत और एक तरफा समझौता हरगिज नहीं करना चाहिए था। यह समझौता इतना वाहियात हुआ है कि नौकरीशुदा लड़कों के अभिभावक किसी बड़े फर्म के निदेशक बन गए हैं और लड़की वाले विशाल बेरोजगारों की भीड़ के अंश। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो चाहे और जो कुछ हो, भारतीय रीति और परंपरा के अनुसार वैवाहिक संबंध कतई नहीं। शायद यही वजह है कि ऐसे संबंध समयानुसार कभी संपन्न नहीं होते। लड़की वालों के समक्ष कठिनाई यह होती है कि बेसिर पैर की इस प्रतियोगिता में हर दृष्टि से वे अव्वल हो नहीं पाते। दरअसल मनुष्य स्वयं में हर तरह से अव्वल तो होता ही नहीं, फिर टेंडर खुलने जैसी इस अमानवीय प्रतियोगिताओं में वह कैसे अव्वल हो। ना तो दहेज की कोई सीमा हो सकती है, ना लड़कियों की सुंदरता की, ना परिवार के स्तर की। इसके विपरीत लड़के वालों के समक्ष दूसरे ढंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, व्यामोह और दिग्भ्रम की समस्या। अपने यहाँ प्राप्त विवरणों में किसी को कुछ दृष्टि से विशिष्ट पाते हैं तो किसी को कुछ दृष्टि से। किसी एक ही विवरण में सारी विशिष्टताओं को ढूंढना चाहते, जो कदापि संभव नहीं। इसीलिए प्रतीक्षा पर प्रतीक्षा करते जाते और प्राप्त विवरणों पर भी जल्दी निर्णय न कर लड़की वालों को दौड़ाते रहते। इसी व्यामोह और दिग्भ्रम के कारण वैसे लड़कों की शादियां 5-5, 7-7 साल खिंचती चली जाती। बाद में थक हार कर कहीं शादी होती भी तो लड़की की उम्र से लड़के की उम्र 10 या 12 साल अधिक हो गई रहती। लेकिन लड़की वालों को वे शादी से पहले इसे जानने तक नहीं देते, क्योंकि हर हालत में लड़के की जन्म कुंडली उन्हें नहीं देनी। शादी के बाद लड़की वाले जानकर भी क्या करेंगे। अखिलेश श्रीवास्तव की ओर से प्राप्त विवरण को देखते हुए केडीएन सिन्हा ने हर्षित होकर कहा, आपने तो सारी बातों का खुलासा कर दिया है। आपकी साफ गोई की मैं दाद देना चाहूंगा। अपने विवरण में बच्ची की जन्म कुंडली भी नत्थी कर दी है। ठीक है, मेरे घर के लोग इस दृष्टि से भी संतुष्ट हो लेंगे। लेकिन मैं अपनी बात बता दूं, कुंडली मिलाने वाली दकियानूसी परंपरा का मैं विरोधी हूं। मन्ना मिल जाए तो फिर गणना की कोई उपयोगिता नहीं। मैं जानता हूं आप भी इसके पक्षधर नहीं, लेकिन आप लड़की वाले हैं। दुनियादारी को देखते हुए यह सब आपको करना पड़ रहा है। मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूं। उस पहले दिन केडीएन सिन्हा ने अन्य लड़के वालों की तरह सिर्फ चाय पिलाकर ही उन्हें विदा नहीं कर दिया, घर का बना हलवा और नमकीन भी खिलाया। यहाँ भी अन्य लड़के वालों से वे उन्हें पृथक जान पड़े। इस बिंदु पर अन्य लड़के वालों की मानसिकता को भी अखिलेश श्रीवास्तव अच्छी तरह समझ गए थे। ऐसी बात नहीं कि शादी के लिए आए अगुओं को खिलाने की सामर्थ्य और समय उनके पास नहीं। वे इसलिए नहीं खिलाते कि लड़की वाला कहीं उन्हें गरजू
और सहज सुलभ न समझ ले, उनका भाव बना रहे, इसीलिए चाय पिलाकर ही फुटा देते हैं। शादी के नाम पर प्रतियोगिता चलाने वाले लगभग सभी लड़कों के यहाँ का यह आम रिवाज सा बन गया है। उस पहले दिन के बाद केडीएन सिन्हा के यहाँ वे जब भी पहुंचते रहे, अपने कार्य में प्रगति का एहसास उन्हें होता रहा। लड़की की तस्वीर अप्रूव हो गई थी। महादेव जी के मंदिर में केडीएन सिन्हा के परिवार के लोग लड़की भी देख चुके थे। परिवार का स्तर भी अनुकूल बता दिया गया था। बजट की कमी को भी केडीएन सिन्हा के बड़े भाई और पत्नी ने खींच तान कर आगे बढ़ा दिया था। अखिलेश श्रीवास्तव ने भी सोचा था कि अकेली बेटी है, लोन आदि लेकर भी अच्छे घर में डाल दें, लेकिन अंत में कह दिया गया कि कुंडली मेल नहीं खाई। जब अखिलेश श्रीवास्तव ने पूछा कि बिना कुंडली मिलाए आगे की कार्रवाई क्यों की गई, तो केडीएन सिन्हा ने समझा दिया, मैं तो कुंडली आदि से अनभिज्ञ हूं। मैंने तो आपसे कह दिया था कि मैं कुंडली मानता भी नहीं। जानता था कि भैया और पत्नी ने मिला लिया होगा, लेकिन अब जाकर बात खुली। मैं अब भी तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बड़े भाई और पत्नी को नाराज करके शादी करना क्या ठीक होगा? बाद में उनके यहाँ से वापस होते हुए रास्ते में अखिलेश श्रीवास्तव को उनकी तरह के अन्य उम्मीदवारों से ही यह पता चल गया कि केडीएन सिन्हा ने उन्हें झांसा दिया है, कि अन्य कई लोगों को उन्होंने इसी तरह टरकाया है कि जब तक उनसे अच्छी पार्टी उन्हें नहीं मिली थी, वे उन्हें पकड़े हुए थे, कि उनसे अच्छी पार्टी के पहुंचते ही उन्हें छोड़कर उसे पकड़ लिया है। घर लौटते हुए अखिलेश श्रीवास्तव केडीएन सिन्हा के बारे में सोचते जा रहे थे कि आज ऐसे लोग भी हैं जो अनेक चेहरों के बीच जीते हैं। उनका अंतर कुछ और बाहर कुछ होता है। ऐसे लोगों को पहचान पाना मुश्किल है। समाज को आज अधिक खतरा ऐसे ही लोगों से है। अखिलेश श्रीवास्तव को ऐसा महसूस होने लगा था कि पुत्री की शादी अभियान में वे एक ऐसी अंधेरी अंतहीन गुफा में प्रवेश कर गए हैं जिसमें रोशनी के लिए कोई द्वार और छिद्र नहीं। इस गुफा में ऐसे ऐसे वाक्यों से अवगत हुए हैं और इतनी जगह गिरते गिरते बचे हैं कि अंदर से त्रस्त और आतंकित हो उठे हैं। अब और आगे बढ़ने का उनका हियाव जाता रहा है। रघुनंदन लाल, जगमोहन प्रसाद, त्रिवेणी सिन्हा, रामस्वरूप सहाय, वीरेंद्र मोहन श्रीवास्तव, अनगिनत नाम और अनगिनत यादें, निरंतर कचोटने और सालने वाली यादें जिन्हें चाहकर भी वे भूल नहीं पाते। रघुनंदन लाल ने अपने सप्लाई इंस्पेक्टर बेटे के लिए उनसे साफ कहा था, अगर मन लायक सुंदर लड़की मिल जाएगी तो हमारे यहाँ लेन देन की समस्या आड़ी नहीं आएगी। लड़की पसंद आ गई तो बस समझिए शादी तय। हालांकि इसके पहले भी अखिलेश श्रीवास्तव प्रायः अधिकांश जगहों पर यही बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन व्यवहार में पाते कुछ और ही थे। सुंदर लड़की पाने का उनका यह आग्रह एक लुभावना तर्क भर होता था, दहेज छोड़ने का उद्देश्य नहीं। जब लड़की उन्हें जच जाती तो दहेज की मांग परिवर्तित शब्दावली में प्रस्तुत करते, मुझे तो आपसे कुछ मांगना नहीं, लड़की की इच्छा है कि आप उसे गाड़ी, रंगीन टीवी, वीसीआर और फ्रिज दे दीजिए। अपनी लड़की के लिए गहने, स्टोरवेल, वॉशिंग मशीन, किचन सेट, फर्नीचर सेट आदि तो आप देंगे ही। तिलकोत्सव में होने वाले खर्च का विवरण आपको बता दिया जाएगा। बेटे के तिलकोत्सव में मैं अपने घर से खर्च करने की स्थिति में नहीं। अभी मुझे अपनी बेटियों की भी शादी करनी है और मकान आदि बनवाने हैं। यहाँ गाड़ी से उनका अभिप्राय क्लास 1 लड़कों के लिए मारुति कार से तथा क्लास 2 और 3 लड़कों के लिए स्कूटर
या मोटरसाइकिल से होता और रंगीन टीवी, वीसीआर तथा फ्रिज तीनों तरह के लड़कों के लिए अनिवार्य होता। इस पर वे कहते, आपने तो लड़की पसंद आने के बाद कुछ भी ना मांगने की बात कही थी, लेकिन यह लाखों की फरमाइश। उनका जवाब होता, तो मैं मांग रहा हूं, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। आप जो कुछ देंगे अपनी बेटी और दामाद को देंगे। आपकी लड़की मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों को उतनी पसंद नहीं। अब उन्हें खुश करके ही बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में आप जैसा उचित समझें। लेकिन उनकी खुशी की शर्त इतनी बड़ी होती कि वे चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। कभी पूरा करने की स्थिति में आते भी तो पाते कि चील झपट्टे की तरह उनका भाग कोई ले उड़ता। यहाँ वे साफ अनुभव करते कि 2 नंबर की आय वाले अधिकारी, बिजनेसमैन और समृद्ध खेतीहर बाजी मार ले जाते। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी थी कि इस वैवाहिक व्यवहार को सट्टा बाजार बनाने वाले में ये ही लोग प्रमुख थे। उन्होंने रघुनंदन लाल से पूछा, सुंदर लड़की से आपका तात्पर्य क्या है? जवाब में रघुनंदन लाल ने कहा, दूधिया गोराई, स्लिम बॉडी, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच से कम नहीं, नाक नक्श आकर्षक, हाथ पांव सलोने। यह सुन आवेश में आ गए थे अखिलेश श्रीवास्तव। क्या इस तरह की लड़कियां आपके घर में हैं? जवाब में कुछ गर्म हो उठे थे रघुनंदन लाल भी। आप कहना क्या चाहते हैं? उन्हें समझाते हुए उसी लहजे में कहा था अखिलेश श्रीवास्तव ने, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उसकी जलवायु के अनुकूल ही बाल बच्चे होते हैं। उनमें से कोई रूप रंग को लेकर पृथक और विलक्षण निकल जाए तो यह दूसरी बात है। असल में अखिलेश श्रीवास्तव को यह सूचना मिल गई थी कि आसमानी अप्सरा की खोज में हार थककर रघुनंदन लाल अब धरती पर लौट आए हैं, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए सुंदर लड़की का आग्रह सिर्फ लड़की तक ही सीमित नहीं था, पारिवारिक स्तर से भी जुड़ा था। लड़की के सुंदर होने के साथ साथ उसके बाप का किसी अच्छे पद पर पदासीन होना या खानदानी होना जरूरी था। शायद इसीलिए अखिलेश श्रीवास्तव की तीखी बात सुनकर भी वे अपना आक्रोश दबाते हुए से ही बोले, तो आपकी लड़की कैसी है? जवाब में सदे हुए स्वर में अखिलेश श्रीवास्तव ने उन्हें बताया, मेरी लड़की साफ सुथरे रंग की, लंबी, चरहरी, अच्छी लड़की है। समयानुसार आप उसे देख लेंगे ही, बिना देखे तो शादी करेंगे नहीं। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसे देखने के बाद उसे नापसंद करने का ठोस और पर्याप्त आधार आपके पास होने चाहिए। दरअसल अखिलेश श्रीवास्तव ने रघुनंदन लाल के सप्लाई इंस्पेक्टर बेटे को देखा था। गहरे सांवले रंग, थुलथुले शरीर, श्रीहीन और थोथ चेहरे वाले उस लड़के से अपनी बेटी ब्याहने की उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वे यहाँ आते भी नहीं। माड़ों में कन्या के अनुकूल वर ना देखकर लोग क्या कहेंगे? उनके जमाने में तो वर कन्या की सुघड़ जोड़ी ही सर्वोत्तम शादी मानी जाती थी। लेकिन पत्नी और मित्रों, शुभचिंतकों ने उन्हें समझा बुझाकर भेजा था कि लड़के की सुंदरता नहीं देखी जाती, उसकी नौकरी देखी जाती है। कि घी के लड्डू टेढ़ो भलो, कि बिना नौकरी वाले बेरोजगार आवारा सुंदर लड़के से बेटी ब्याह कर ही वे उसे कौन सा सुख दे देंगे, कि वे आस पड़ोस दूर दराज हर जगह नजर दौड़ाकर देख ले, नौकरिया लड़के चाहे स्वयं जैसे हो, पत्नियां उनकी हूर होती हैं, वे सब सुखी हैं। उनके माँ बाप ने समझ बूझकर ही उनकी शादियां की हैं। उन्हें इस बारे में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। लड़के की नौकरी पक्की है, बस पर्याप्त है। बेटी राज करेगी। पत्नी
और मित्रों के दबाव के तहत तथा शादी में निरंतर बढ़ती परेशानी को देखते हुए वे मान भी गए थे, लेकिन उनके अंतर में इस नपुंसक समझौते के खिलाफ विद्रोह की भावना अभी मरी नहीं थी। इसीलिए अपनी वाणी में वे सख्त बने हुए थे। जवाब में रघुनंदन लाल ने भी जोर देकर पूछा था, लड़की की नापसंदगी के ठोस और पर्याप्त आधार से आपका क्या मतलब है? अखिलेश श्रीवास्तव तो जैसे इस प्रश्न की प्रतीक्षा में ही थे, सुनते ही फट पड़े थे। अगर मेरी लड़की लूली लंगड़ी, कानी कुबड़ी, अंधी बहरी और काली न होगी तो आप उसे नहीं छांट सकते। इन सीमाओं के भीतर ही उस पर विचार करना होगा। रघुनंदन लाल यह शर्त मानने को तैयार नहीं थे। क्या मजाल कि कोई लड़की वाला शर्तों के दायरे में अपनी लड़की दिखाए, लेकिन अपने बेटे की बढ़ती उम्र और अपने यहाँ जुटने वाले लोगों की घटती संख्या को देखते हुए वे तैयार हो गए, यह सोचकर भी कि नापसंद होने के बाद टरकने के बहाने हैं। कोई लड़की वाला क्या खाकर अपनी शर्तों में उन्हें बांधेगा। लड़की दिखाई गई। रघुनंदन लाल के परिवार को लड़की पसंद आ गई। हालांकि अखिलेश श्रीवास्तव ने अनुभव किया कि इस पसंद के पीछे रघुनंदन लाल के परिवार की थकान और उनकी गिरती साख की भूमिका थी। खैर, लड़की पसंद होने के बाद जैसा कि वे जानते थे, दहेज की मांग परिवर्तित शब्दावली में हुई कि लड़के को यह चाहिए, लड़की को यह सब आप देंगे ही, तिलकोत्सव का खर्च आपको देना ही है। इस पर उन्होंने समझाया कि अपने वादे के अनुसार वे कुछ भी आग्रह ना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे स्वयं देंगे। लेकिन रघुनंदन लाल अड़ गए कि वे मांग कहाँ रहे हैं। जवाब में अखिलेश श्रीवास्तव भी भिड़ गए कि मांग नहीं रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। मगर इससे पहले की बात बिगड़े, अखिलेश श्रीवास्तव की पत्नी और संबंधियों शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि लोन आदि लेकर भी यह शादी उन्हें करनी चाहिए, कि आज इससे कम में शादी कहीं नहीं होगी, कि इतना तो अब आम रेट हो गया है। शादी में वे जितना विलंब करते जाएंगे यह रेट बढ़ता ही जाएगा। अंततः मन मारकर और ब्याज के कड़े दर पर लोन लेकर शादी करने का उन्होंने मन बना लिया था। लेकिन अचानक रघुनंदन लाल ने उन्हें सूचित कर दिया कि मेरा लड़का इस शादी के लिए तैयार नहीं। यह सुन अखिलेश श्रीवास्तव के तो जैसे होश ही उड़ गए। फिर उसी तरह का धोखा। इस धोखे के बारे में भी पता करने पर ज्ञात हुआ कि इस बीच 2 नंबर की आय वाले एक अधिकारी ने भी अपनी लड़की उन्हें दिखाकर और मुंह मांगा दहेज देने का वादा कर पटा लिया था। वे जानते थे लड़के की ओर से किसी पार्टी को टरकाने का अस्त्र सबसे कारगर अस्त्र होता है, लेकिन गुस्से में उनका खून खौल उठा। रघुनंदन लाल एवं उनके थोथ बेटे की ऐसी तैसी करके वे छोड़ेंगे? उन्होंने अपने को समझ क्या रखा है? लेकिन पत्नी और संबंधियों ने उन्हें रोक दिया कि बेटे वाले से लड़कर वे विजय नहीं हो सकेंगे। उनके द्वारा की गई फजीहत और आलोचना से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु उनकी लड़की के बारे में कोई झूठी अफवाह उड़ाकर भी वे उन्हें बर्बाद कर देंगे। फिर उनकी लड़की की शादी कहीं नहीं हो पाएगी। फलतः खून का घूंट पीकर रह गए थे। घर की ओर बढ़ते हुए अखिलेश श्रीवास्तव के कदम बोझिल होते जा रहे थे। परेशानियां और चिंताएं उन्हें मथती जा रही थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अंधेरी गुफा की भटकन आखिर उन्हें कहाँ ले जाएगी। इस भटकन की घुटन में कई बार उन्होंने सोचा है कि किसी पढ़ने वाले तेज विद्यार्थी से ही बेटी को ब्याह दें। उसकी किस्मत में सुख होगा तो सुख मिलेगा, दुख होगा तो दुख। किंतु उन विद्यार्थियों के पिता शादी के लिए कि उनकी उम्र होने के बावजूद उनकी शादी के लिए कदापि तैयार नहीं होते।
वे जानते हैं बेटे के नौकरीशुदा होने के बाद ही वे प्रतियोगिताओं का संचालन कर सकेंगे। इस संबंध में जो चंद लड़के तैयार मिलते वे निठल्ले, अयोग्य, लापरवाह, कामचोर और दुष्चरित्र। इन्हें जानते हुए इनके हवाले लड़की सुपुर्द करना कौन बाप चाहेगा। अखिलेश श्रीवास्तव को इस समस्या का एक समाधान प्रेम विवाह भी लगता है, लेकिन प्रेम विवाह आज होते ही कहाँ और कितने हैं। आज के लड़के प्रेम करना नहीं, प्रेम के नाम पर एक लड़की के बाद दूसरी फिर तीसरी को बर्बाद करना जानते हैं। वे भावनाओं और संवेदनाओं से अलग भोगवादी यथार्थ के नए अंकुर हैं। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे ठेगू की खटाल के पास अखिलेश श्रीवास्तव के पांव रुक गए। ठेगू की खटाल से एक मरा हुआ मवेशी खींचकर डोम हाथ गाड़ी पर लाद रहे थे। अखिलेश श्रीवास्तव हर सुबह दूध लेने ठेगू की खटाल में आते रहे हैं। मरे हुए मवेशी को देखते ही वे पहचान गए, वह ठेगू की गाय का बछड़ा था, अत्यंत प्यारा और सलोना। दूध लेकर जाते हुए वे अक्सर उसे सहलाते और पुचकारते थे तथा ठेगू से कहते थे कि इसके हिस्से का दूध छोड़ दिया करना, लेकिन ठेगू उसके हिस्से का दूध कभी नहीं छोड़ता था। परिणामतः बछड़ा रोज दुबला ही होता जा रहा था। उन्हें लोगों की आपसी बातचीत भी साफ सुनाई पड़ी। बाछी होती तो ठेगू मरने नहीं देता, बाछा पोसना अब कहाँ फायदेमंद। डोमो की बात से अचानक अखिलेश श्रीवास्तव के समक्ष इस सत्य का रहस्योद्घाटन हुआ कि क्यों ठेगू बाछे के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रहा था। जब बैलों की उपयोगिता थी, कृषि के वे एक महत्वपूर्ण घटक थे, तब बछड़ों के भाव आसमान छूते थे। उन्हें याद है बचपन में जब वे गांव पर रहते थे और उनके यहाँ खेती होती थी तो बछड़ों को सर आंखों पर पाला जाता था। गांव में इस बात की होड़ लगी रहती थी कि किसका बछड़ा खा पीकर जल्द तैयार हो पाता है। बछड़ों का भाव जानने के लिए उन्हें नहलाकर, पोंछकर, माथे में घी घसकर तथा गले में घुंघरू बांधकर मेले में ले जाया जाता था। तब मेले में अन्य मवेशियों की अपेक्षा बछड़ों के खरीदार और बछड़ों के भाव अधिक होते थे, लेकिन ट्रैक्टर युग के आते और बैलों की उपयोगिता कम होते ही बछड़े खेसारी के भाव सस्ते हो गए। दूध की बढ़ती खपत और उपयोगिता को देखते हुए बाछियों के भाव बढ़ते चले गए। अखिलेश श्रीवास्तव को लगा कि सामान्य लड़कों से नौकरीशुदा लड़कों का महत्व भी इसी उपयोगिता के चलते बढ़ता चला गया है। कभी अगुवी में निकलने वाले लोग वैसे लड़कों की तलाश करते थे जो खेतीहर परिवारों से आते थे। तब खेत स्थायी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के मुख्य स्रोत थे। अब नौकरी हो गई है। यहाँ हठात अखिलेश श्रीवास्तव को ऐसा लगा कि अगर इस मुख्य स्रोत से जुड़े लड़कों की खोज की अपेक्षा अपनी बच्ची को ही इस स्रोत से वे जोड़ दें, तब। और इस तब के उत्तर में एक नया उजाला उनकी आंखों के समक्ष फैलता चला गया। इस उजाले में उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वहां कोई प्रतियोगिता नहीं। नौकरीशुदा लड़कों की तरह उनकी बेटी स्वयं महत्वपूर्ण, मन लायक रिश्तों की प्राप्ति सहजता और सुगमता से, शादी के नाम पर पुरुष के शोषण और घर की दास्ता से भी मुक्ति, अपनी मर्जी और सामाजिक सम्मान के साथ जीने की अधिकारिणी। समय के इस तल्ख मांग को उन्होंने अब तक महसूस क्यों नहीं किया था? उनके जहन में विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाली नौकरीशुदा लड़कियों के हंसते खिलते चेहरे कौंध उठे। यह ठीक है कि उन लड़कियों पर टीका टिप्पणियां भी होती हैं, लेकिन वे बहुधा निराधार और बेबुनियाद होती हैं।
पुरुष प्रधान समाज की गिरफ्त से मुक्त इन लड़कियों पर चंद मनचले व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियां उस गिरफ्त की टूटन की प्रतिक्रिया भर होती है। सच तो यह है कि दहेज के नाम पर जलाई जाने वाली लड़कियां नौकरीशुदा लड़कियां नहीं होती और ऐसी लड़कियां पति और परिवार की यातना की शिकार भी नहीं बनती और लड़की होने के सामाजिक दंड को भी उलांघ जाती हैं। अखिलेश श्रीवास्तव ने घड़ी देखी। शाम होने में अभी काफी समय शेष था। वे संज्ञा कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर चल पड़े, फिर वहीं से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही पुत्री सुरभि के हाथों में इंस्टीट्यूट का नामांकन फॉर्म थमाते हुए बोले, परसों तक लास्ट डेट है, इसे भरकर दे देना और पीसीएस की तैयारी में लग जाना। सुरभि खुशी से चहक उठी। हर्षातिरेक और उल्लास में किचन के दरवाजे पर खड़ी मां को उसने बाहों में भर लिया। एमए करने के बाद से ही वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठना चाहती थी, लेकिन शादी अभियान में लगे पिताजी ने इस ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। अब उनकी पत्नी अपने को रोक नहीं सकी। पूछ बैठी, केडीएन सिन्हा के यहाँ नहीं गए थे क्या? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, नहीं। अब सुरभि को सबसे पहले किसी अनुकूल नौकरी से जोड़कर स्वावलंबी बनाना है, तभी उसका वास्तविक सम्मान बरकरार रह सकता है। उसकी शादी से यह ज्यादा जरूरी है। पत्नी उसके परिवर्तित चेहरे की खुशी और शब्दों के दृढ़ निश्चय में खोती चली गई। अखिलेश श्रीवास्तव अपनी स्टडी में आराम से बैठकर चाय पीते हुए नई आई पत्रिका के पन्ने पलटने लगे। वे आज बहुत हल्के और प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। माथे का सारा बोझ जैसे गायब हो गया था। इधर सुरभि खुशी में किलकती और चहकती जा रही थी। झरने जैसी उसकी मासूम किलक और बसंती बयार जैसी मीठी चहक से पूरा घर भरता जा रहा था।